हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है ये। आज की वीडियो में इसको हम कवर अप करेंगे। रिवाइज के तौर पे हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन के जो नंबर हैं किस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं, और तो और इंपॉर्टेंट चीजें और पेपर की जो पैटर्न होता है वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये वीडियो आप एक बार कंप्लीट देखिएगा। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में, और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन कम या ज्यादा अगर नंबरों का नहीं होगा, सबके सब समान नंबर्स के होंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, आपका पार्ट ए 9 नंबर का है, पार्ट बी 9 नंबर का है, मतलब आपका 18 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। 18-18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। उस हिसाब से आपका 90 नंबर का जो पेपर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन पेपर के जो एग्जाम का पैटर्न है वो। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, मार्केटिंग इज अ क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू दी सोसाइटी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन अ लाइट ऑफ अ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फ्रॉम द बिजनेस एंड द क्रिएटर परस्पेक्टिव, बिजनेस एंड कस्टमर्स परस्पेक्टिव। ठीक है, एक स्टेटमेंट है। अब आपको उस स्टेटमेंट को एक तो एक्सप्लेन करना है, उसकी इंपॉर्टेंस बताकर, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फ्रॉम द बिजनेस एंड कस्टमर्स परस्पेक्टिव। एक कस्टमर जैसे कि मैं हूं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेरे परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग के, और अगर आपका एक बिजनेस है तो आपके परस्पेक्टिव से मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये आपको दो चीजें बतानी है और काफी डिटेल में बतानी होगी क्योंकि 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाले पार्ट में आपसे पूछा गया, व्हाई इज एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स। जो बंदे मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, मार्केटर्स कहलाते हैं, तो उनके लिए मार्केटिंग इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डेमोग्राफिक एंड कल्चरल इन्वायरमेंट ऑन मार्केटिंग डिसीजन। ठीक है, आपको डिस्कस भी करना है इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ता है डेमोग्राफिक एंड कल्चरल इन्वायरमेंट का ऑन मार्केटिंग डिसीजंस। ठीक है, जब मार्केटिंग में डिसीजन लिए जाते हैं तो डेमोग्राफिक मतलब आप कह सकते हैं ना कि जियोग्राफी रिलेटेड जो, ठीक है, तो उस पे, और जो कल्चरल है, इन दोनों चीजों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो चाहे तो आप ऊपर के ए बी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे के ए बी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स फ्रेमवर्क ऑफ 4Ps, 4Ps is applicable to tangible product only and not for service. Do you agree? डिस्कस, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से अगर आप अग्री करते हैं तो आपको बताना है क्यों अग्री करते हो। ठीक है, डिस्कस करना है बेसिकली। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं करती, इस स्टेटमेंट का मतलब अलग होता है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्यों। बी वाले में आपसे पूछा गया व्हाट इज होलिस्टिक मार्केटिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। ठीक है, होलिस्टिक मार्केटिंग के बारे में आपको बताना है, उसके बाद इसके जो कंपोनेंट होते हैं उनको भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी में भी दिया गया, आप साथ के साथ उसे हिंदी में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ देयर कस्टमर, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल फैक्टर ऑन कंज्यूमर परचेज डिसीजन। जो बंदा या फिर जो भी व्यक्ति, आप कह सकते हैं कि मार्केटर की जॉब कर रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है इस बात की स्टडी करना कि उसका जो कस्टमर है उसका क्या बिहेवियर है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा ही होगा, नॉर्मल सी बात है कि आप लोग दुकान पे जाते हैं तो आपके सामने जो सेल्समैन खड़ा है, जो आपकी वो जो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, उसके लिए क्यों जरूरी है आपका, आपके बारे में जानना। जानने का मतलब आपका बिहेवियर जानना, क्या आप बाय करना चाहते हैं, आप क्या बाय करना चाहते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बारे में, तो ये उसका काम है, तभी वो पता लगा पाएगा कि हाँ भाई आप उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आपको किस प्रकार से उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड बनाना है। ठीक है, इससे रिलेटेड चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होगी, इसमें और भी ज्यादा चीजें आएंगी, तो वो सारी चीजें। डिस्कस द रोल ऑफ सोशल फैक्टर ऑन कंज्यूमर परचेस डिसीजन। सोशल फैक्टर बताना है आपको। ठीक है, सोशल फैक्टर बताना है
उसका क्या रोल है, सोशल फैक्टर का क्या रोल है जब कोई कंज्यूमर परचेज करता है, मतलब परचेज डिसीजन लेता है। जैसे कि मैं अगर दुकान पे गया, मैंने परचेज का कुछ सामान परचेज करने का डिसीजन लिया, तो उसके पीछे सोशल फैक्टर क्या है वो आपको यहाँ पे बताना। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के बी वाले पार्ट में एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पोटेंशियल मार्केट इनटू अ डिस्टिंक्ट सेगमेंट और सब मार्केट of a consumer with a common needs and a characteristics। ये एक स्टेटमेंट है। इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब आपको यहाँ पे जो चीज बतानी है वो समझिए। आपको यहाँ पे बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, एक ये चीज बतानी है, और दूसरे में इसी क्वेश्चन में सजेस्ट सुटेबल वेज ऑफ सेगमेंटिंग द मार्केट ऑफ मोबाइल फोन्स। ठीक है, मोबाइल फोन की जो मार्केटिंग है, आपको उसके लिए सुटेबल वेज बताने हैं उस मार्केट को सेगमेंट करने के। ठीक है, तो ये दो चीजें इस क्वेश्चन में पूछी गई है। 9 नंबर का आपका ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, ठीक है। तो चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नीचे वाले ऑप्शन अभी हम चलते हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, तभी आप लोग एग्जाम में इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है या टॉपिक भी आता है तो भी आप इजीली उनको लिख पाएंगे, क्योंकि एसओएल में रिपीटेड क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा होते हैं। न्यू क्वेश्चन काफी कम बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे हर बार हर साल एक नया क्वेश्चन पेपर तैयार हो रहा है, नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको इनको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के और वाले ऑप्शन में ए में पूछा गया, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेज इन बाइंग डिसीजन प्रोसेस, डज ऑल कंज्यूमर पास थ्रू द सेम स्टेज इन बाइंग से अ शैम्पू और अ लैपटॉप। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है स्टेजेस। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस बतानी है जब कोई बंदा या कोई व्यक्ति किसी चीज को बाय करने के लिए एक डिसीजन लेता है तो। ठीक है, तो उस डिसीजन को लेने से पहले, ठीक है, कि अगर उसको कोई एसी लेना है तो एसी को लेने से पहले जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। दूसरा, आपको ये बताना है एक उदाहरण लेकर, शैम्पू और लैपटॉप का उदाहरण लेके जो स्टेज होती है वो भी बतानी है। और क्या सारे के सारे कंज्यूमर पार कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपने भी देखा होगा, कई बार आप लोग भी मॉल गए हो, कई बार, ठीक है, कई बार आपके साथ के लोग भी मॉल गए, तो उसमें क्या होता है, कई लोग जाते हैं, देखते हैं, आ जाते हैं। कई लोग जाते हैं पर बिल्कुल देखते हैं, ठीक है, उन्हें लगता, उस समय उन्हें लेना नहीं होता पर वो बाय कर लेते हैं कुछ चीजें। ठीक है, तो उस समय जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, जब वो डिसीजन ले रहे हैं तो उसकी जो कंप्लीट प्रोसेस है वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 के बी में और वाले में, बी में आपको दो टॉपिक देखने को मिलते हैं। इन दोनों टॉपिक के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। 9 नंबर का टॉपिक है, मतलब साढ़े, मतलब 9 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 4.5 नंबर का आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो पेजेस है वो फिल आउट करने होंगे और डिटेल में आपको बताना होगा। मार्केटिंग पोजिशनिंग, मार्केट पोजिशनिंग, ये आपका हो जाता है पहला टॉपिक। रैशनल एंड इमोशनल बाइंग मोटिव्स, ये हो जाता है आपका दूसरा टॉपिक। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इजीली आपके लिए रहेगा। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ में ना आए आप इंग्लिश में, तो एक बार हिंदी में जरूर पढ़िएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसके बाद आप लोग उसे इंग्लिश में भी इजीली बनाकर लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 के ए में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि व्हाट आर द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस क्या है ये बतानी है। ब्रीफली डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग विद द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज टू बी यूज्ड इन अ डिफरेंट स्टेज, पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पहले आप बताएंगे स्टेजेस क्या क्या है, अलग अलग स्टेजेस क्या क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, एक तो ये बता देंगे। उसके बाद आपको ब्रीफली, मतलब थोड़े से शब्दों में एक्सप्लेन करना है कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग विद अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन को कि आपको थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन देनी है स्ट्रेटेजीज की जो कि यूज की जाती हैं इन डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अलग अलग जो स्ट्रेटेजीज यूज की जाती है वो भी आपको यहाँ पे बतानी है विद कैरेक्टरिस्टिक। तो ये क्वेश्चन जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला पार्ट ये हो जाता है कंप्लीट और दूसरा पार्ट यहाँ से लेकर आपका ये वाला हो जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आपसे पूछा गया है, पैकेजिंग एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन, कमेंट एंड एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग इन अ मार्केटिंग। ठीक है, ये आपको बताना है, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। पैकेजिंग एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन, कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर पे जो पैकेजिंग होके आती है, कोई प्रोडक्ट पैकेजिंग होके आता है, ठीक है, तो कई बार इस हिसाब से उसको पैकेज किया जाता है कि आपका ना मन हो जाता है इन फ्यूचर भी, आप अगर नेक्स्ट टाइम भी उसको खरीदना चाहे, मतलब नेक्स्ट टाइम कुछ खरीदना चाहें और अगर वो रिलेट कर रहा है उससे, ठीक है, तो आप पर्टिकुलर वही प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये होता है एक साइलेंट सेल्समैन के तौर पे, मतलब मेरे घर पे कोई प्रोडक्ट आया, मैंने बस उसे वन टाइम खरीदा, बट उसकी पैकेजिंग ही मेरे को इतनी अच्छी लगी, इस हिसाब की लगी कि मैं नेक्स्ट टाइम भी वही प्रोडक्ट खरीदूंगा। इससे रिलेटेड चीजें जो है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, कि पैकेजिंग जो है एक्ट एज ए साइलेंट सेल्समैन,
जो साइलेंट सेल्समैन होते हैं, जो चुपचाप काम करते हैं, उसकी तरह पैकेजिंग काम करती है। तो इसके एडवांटेज भी आपको बताने हैं। इसीलिए आजकल जितने भी नए-नए आप कह सकते हैं ना कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ आ रही हैं, वो अपनी पैकेजिंग को इतना अच्छा बना रही हैं कि लोगों को अंदर के प्रोडक्ट से कुछ इंटरेस्ट हो ना हो, बट प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसमें उनको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के और के साथ आती है, यहाँ पे पहले में आपसे पूछा गया डिफाइन ब्रांडिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज टू अ फर्म एंड इट्स कस्टमर? 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। पहले तो आपको बताना है ब्रांडिंग क्या होती है। ठीक है? इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करा जाता है सीधा-सीधा। पहले बताना है डिफाइन ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या होती है? उसके बाद आपको ये बताने हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज टू अ फर्म एंड इट्स कस्टमर, किसी फर्म के लिए स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज की क्या वैल्यू है, बेनिफिट्स क्या है और कस्टमर के लिए क्या उसके बेनिफिट्स है, ये आपको बताना। जैसे कि अगर हम नॉर्मली उदाहरण लेते हैं तो कई लोगों का ना फेस ही उनका ब्रांड इमेज होता है। ठीक है? ब्रांडिंग होती है। जैसे बहुत बड़े इंडिया में बहुत बड़ी पॉडकास्टर हैं, ठीक है? जो पॉडकास्ट करते हैं, तो उनका जो फेस वैल्यू है, ठीक है? तो उनकी एक अलग ही ब्रांडिंग हो चुकी है। ठीक है? तो किसी कस्टमर के लिए या फिर हम कहें किसी फर्म के लिए उनका फेस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उनके बेनिफिट्स आपको बताने हैं। सेम आप किसी प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं, ठीक है? किसी कंपनी का जो ब्रांड हो गया, ठीक है? जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है? आप उसका उदाहरण लेके यहाँ पे बता सकते हैं, किसी फर्म के लिए उसके क्या बेनिफिट है और किसी कस्टमर के लिए उसके लिए क्या बेनिफिट है। इस टाइप से आपको चीज़ें बतानी होगी, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है, ये आपको ऑन द स्पॉट उसका आंसर जो है बना के लिखना होगा, ठीक है? बी में आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लेबलिंग? लेबलिंग टर्म से आपका क्या मतलब है? व्हाट इन्फॉर्मेशन अ गुड लेबल शुड प्रोवाइड टू द कस्टमर? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म लेबलिंग? ठीक है? लेबलिंग, किसी प्रोडक्ट पे हम जब लेबल लगाते हैं तो हम उसे लेबलिंग कहते हैं। ठीक है? लेबलिंग में हम सारी की सारी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो जाता है। ठीक है? ये तो लेबलिंग के बारे में बेसिक चीजें होगी। अब आपको ये बताना है कि एक अच्छा लेबल क्या होता है और क्या इन्फॉर्मेशन उसे कस्टमर को प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है? एक ये चीज हो जाती है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन अ गुड लेबल शुड प्रोवाइड टू द कस्टमर। एक अच्छा लेबल कस्टमर को, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है गुड लेवल, वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। भाई उसमें अगर हम खाने की बात करें, किसी हम जैम की बात कर लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए उसमें कितना शुगर है, कितना प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट मिक्स किया गया है, कितने प्रकार के आप कह सकते हैं कि उसमें जो तत्व होते हैं वो यूज़ किए गए हैं। ये सारी चीज़ें, ठीक है? एनर्जी और शुगर, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए जो कि हमारे शरीर के ऊपर जा रही हैं, ठीक है? हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं। तो उससे हम पे क्या वो चीज़ें पड़ेंगी। तो हमें हम लेवल पढ़ सकें और लेवल में जान सकें कि हाँ, ये सारी चीज़ें ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। एक अच्छी लेबलिंग वो होती है। पर आपने देखा होगा कई इंडिया में कई सारी कंपनी अपने लेबल को सुंदर बनाती हैं, ठीक है? बिस्किट के पैकेट को बहुत सुंदर बना दिया, चाहे इन्फॉर्मेशन दें या ना दें। वहीं अगर आप विदेश की कंपनियाँ देखेंगे तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती होता है कि नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी देनी है। भले ही आप अपने जो सुंदरता है वो रखो या ना रखो, पर डिटेल पूरी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें देखी गई हैं, ठीक है? कि कई कंपनियाँ अपने लेवल पे प्रोवाइड ही नहीं कराती सारी की सारी डिटेल्स, या प्रोवाइड कराती हैं तो बहुत छोटे से उसमें करा देती हैं, ठीक है? जिसको कोई कस्टमर पढ़ता नहीं है, खासकर तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता उन चीज़ों को, ठीक है? तो इसीलिए कि हम लोग केवल से ब्रांडिंग देखते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट अच्छा है, उठा लेते हैं, खाने योग्य है, खा लेते हैं, ठीक है? पर अगर हम उसके पीछे की डिटेल नहीं देख पा रहे या फिर हमें पूरी डिटेल नहीं मिल पा रही, तो ये उस कंपनी की गलती है। तो इस चीज़ के बारे में बताना है। यहाँ पे तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया, ठीक है? आप अपने हिसाब से आंसर को रिफ्रेम कर सकते हैं, ठीक है? आपको आंसर अपने हिसाब से रिफ्रेम करना होगा। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं आपके लिए दिखा देता हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हिंदी मीडियम के लिए और वाले ऑप्शन के साथ अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड स्कीमिंग प्राइसिंग, ठीक है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग के बारे में और स्कीमिंग प्राइसिंग के बारे में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, मतलब दोनों के बीच में अंतर क्या है ये बताना है। विच ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज विल यू रिकमेंडेड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट? गिव रीजन। आप इन दोनों में से कौन सी प्राइसिंग की जो स्ट्रेटजी है या तरीका है उसको आप यूज करोगे, ठीक है? न्यू प्रोडक्ट के लिए रिकमेंड करोगे, यूज का तो नहीं कहेंगे, रिकमेंड करोगे न्यू प्रोडक्ट के लिए, आपको रीजन भी देना है साथ में। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये 2 चीज़ें बताएँगे। पहले आप मैं आंसर में बता देता हूँ किस तरह से लिखेंगे। पहले आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग के बारे में बताएँगे, फिर स्किमिंग प्राइसिंग के बारे में बताएँगे। इन दोनों चीज़ों के बारे में बताने के बाद आप इनके बारे में 4-4 जो डिफरेंस होते हैं वो लिख देंगे। जब आप ये लिख देंगे, उसके बाद आप ये बताओगे कि आपको कौन-सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पसंद है, ठीक है? पेनिट्रेशन या स्किमिंग? जो भी आप लिखोगे, ठीक है? उसके बारे में आपको रीज़न भी देने होंगे और प्रोडक्ट के बारे में क्यों आप उस प्राइसिंग को यूज़ करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में आपसे पूछा गया है कि डिस्कस द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। व्हिच चैनल वुड यू रिकमेंड फॉर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स?
ठीक है? ऐसे कौन-कौन से फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, समझिए कि ऐसे कौन-कौन से कारण हैं या फैक्टर हैं जिनकी वजह से अगर मेरी कोई कंपनी है और मैं उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो मेरे पास अलग-अलग चैनल हो सकते हैं। मेरे पास ऑनलाइन चैनल है, ऑफलाइन चैनल है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचा सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से आगे पहुँचा सकता है दुकानों तक, ठीक है? तो ये जो चैनल्स होते हैं कि भई मैं अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा हूँ, पर मैं कहाँ पे रिकमेंड करूँगा सेल करना, ठीक है? तो मैं किस चैनल का यूज़ करूँगा? तो ये चीज़ें कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये आपको बताना है। उसके बाद आप कौन-सा भई चैनल जो है यूज़ करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू रिकमेंड, आप कौन-सा रिकमेंड करोगे, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है? 9 नंबर का हो जाता है। हो सकता है अगर मैंने इसमें कुछ और बताया तो आप अपने हिसाब से जो आंसर है वो उसको कर सकते हो। मेनली यहाँ पे चैनल का मतलब यही है कि आप लोग आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है? उसको डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि चैनल या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करने के जो चैनल हैं, वो आपको यहाँ पे बात करी गई, ठीक है? 4 के ए में 4 के और वाले ए में आपसे पूछा गया व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग मीडिया? एक्सप्लेन द वेरियस मीडिया अवेलेबल टू एडवर्टाइज़र। ठीक है, एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या है पहले आप ये बताएँगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे अलग-अलग मीडिया अवेलेबल है जो कि एडवर्टाइज़र्स के लिए, वो आप ये बताएँगे। 9 नंबर का आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। बी में आपसे पूछा गया प्रोडक्ट प्राइसिंग पॉलिसी इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ अ बिज़नेस फर्म। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन अ लाइट ऑफ फैक्टर दैट आर द that are to be considered while formulating effective price policy for a firm। ये एक स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है किस चीज़ को? इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर? फैक्टर दैट आर टू बी कंसीडर्ड, ऐसे फैक्टर जिनको कंसीडर करा जाना चाहिए जब कोई कंपनी या फर्म अपना पॉलिसी सॉरी इफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी बना रही हो तब। ठीक है? तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिखा देता हूँ। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। ए में आपसे पूछा गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ एन एसेंस ऑफ प्रमोशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो एसेंस है किसी प्रमोशन का। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन अ लाइट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में प्रमोशन की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है। ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। ठीक है, प्रमोशन मिक्स के जो कंपोनेंट्स है वो भी आपको यहाँ पे बता देने हैं। बी में आपसे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल मार्केटिंग। सस्टेनेबल मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं? ऑल्सो मेंशन द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल मार्केटिंग। सस्टेनेबल मार्केटिंग में जो चैलेंजेस सामने आते हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। ये हो जाता है आपका 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी। अब हम और वाले ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले में पूछा गया सेल्स प्रमोशन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। कमेंट ब्रीफली डिस्कस द टूल ऑफ कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। टूल ऑफ कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन के बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का और वाले का ए और वाले का बी में। यहाँ पे पूछा गया 2 टॉपिक दे दिए गए, दोनों के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। रूरल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? 9 नंबर का आपका ये है, 9 नंबर का आपका ये है। ये टॉपिक यहाँ पे आपके खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट करा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप पूरी देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। साथ के साथ आप लोग हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपके 6th सेमेस्टर तक जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे, इसके बाद उससे रिलेटेड चीज़ें और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हमने ऐप पर प्रोवाइड करवा दी हैं, जितनी ज़्यादा हो सकती हैं हमसे, और सारे के सारे नोट्स भी आपको वहीं देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।